हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूं। हम लोग अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ हम इसको पढ़ चुके हैं। इस पर तमाम हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया है। अब सिर्फ एनसीईआरटी जो आपकी ये पाठ्य पुस्तक है, इसके कुछ प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न या पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है, केवल ये आपको आज कराना है। और इसका आप नोट कॉपी भी बना लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और ये चैप्टर आप इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जो एनसीईआरटी की बुक है, इसे आप निरंतर पढ़ते रहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करता है। ऐसे जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो उस बुक में आप देखिए कुछ ऐसे ही प्रश्न, जैसे चैप्टर पढ़ाया गया उस चैप्टर में ही आपके बीच बीच में ही ऐसे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि जैसे ये है प्रश्न आपका, देखिए ये पहला प्रश्न है। यहाँ प्रश्न आपको दिए गए हैं, इसमें आपका ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। पदार्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें दिया गया है कि पदार्थ कौन कौन से हैं। तो कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी और इत्र की सुगंध। इस तरह से इसमें कई दिए गए हैं। तो इसमें कौन कौन से ये पदार्थ हैं। तो पदार्थ वे होते हैं जो स्थान घेरते हैं, जिसमें भार होता है या जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा करते हैं, वे पदार्थ कहलाते हैं। अब देखिए जैसे कुर्सी, ये कुर्सी आपका पदार्थ हो गया। कुर्सी आपका पदार्थ हुआ। यहाँ हम टिक करते हैं, आप अपना नोट कर लीजिएगा कि आपका जैसे कुर्सी ये पदार्थ हुआ। वायु, वायु पदार्थ है, हाँ वायु पदार्थ है। फिर देखते हैं स्नेह, स्नेह जो है ये पदार्थ नहीं है। और गंध, गंध भी आपका पदार्थ नहीं है। घृणा, घृणा भी आपका पदार्थ नहीं है। बादाम, ये बादाम आपका पदार्थ है। और विचार, ये भी नहीं। शीत, शीत का मतलब ठंड, तो ठंड ये पदार्थ नहीं है। नींबू पानी, आपका नींबू पानी ये भी पदार्थ है। नींबू और पानी ये आपका पदार्थ है। और इत्र की सुगंध ये आपका पदार्थ नहीं है। तो जो हम अनुभव कर सकते हैं या जिसको छू सकते हैं, वो सारे पदार्थ हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न था। इस पहले प्रश्न का आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। ये आपके पाठ्य पुस्तक में जो पाठ में आपका एक एक स्टेप खत्म होता है, उसके बाद ये उसी में प्रश्न है, ये अभ्यास के प्रश्न नहीं है। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है कि गर्मा गर्म खाना जो है ये हमको दूर से ही उसका सुगंध मिल जाता है, और जो ठंडा खाना है उसकी महक हम जब उसके पास जाते हैं तभी हमको मालूम होती है। तो ये देखते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं या आप अपनी किताब पढ़ेंगे आपको मिल भी सकता है। वैसे हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। इसको पढ़ने का तरीका यही है कि आप अपने इस पाठ्य पुस्तक को पढ़िए और पाठ्य पुस्तक पढ़ने के बाद इसमें जो भी ये प्रश्न दिए गए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करिए, और नोट करने के बाद उसको याद करिए। और मैं इस तरह से आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ कि आप चाहें तो मेरी आवाज़ से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इस दूसरे प्रश्न का जवाब आप लिख भी सकते हैं। गर्म खाने में जो गैस और वाष्प ये उत्पन्न होती है,
जिससे उसकी गंध ये कई मीटर दूर तक फैल जाती है। गर्म गैस या वाष्प के कण तेजी से सभी दिशाओं में गतिशील हो जाते हैं तथा वायु के साथ मिलकर सभी कमरों तक पहुंच जाते हैं। गतिशील कणों की गति तापक्रम बढ़ाने के साथ बढ़ती जाती है। ठंडे खाने में गैस वाष्प की गति बहुत कम होती है, अतः उसकी महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो ये आपका था दूसरा क्वेश्चन। आप तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है? तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है तो द्रव के कणों के बीच ये आकर्षण बल के कम होने को बताता है। जैसे ठोस अगर होता तो नहीं काटा जा सकता था, पानी या द्रव ये काटा जा रहा है, गोताखोर उसको काट दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी या द्रव के जो कण हैं, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, ये इसको बताता है। आकर्षण बल कम होने को ये बताता है। आपका चौथा प्रश्न होगा, देखिए ये आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न होगा आपका, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं, पदार्थ के कणों की विशेषताएं आप लोग पढ़े हैं। कौन कौन सी पदार्थ के कणों की विशेषताएं होती हैं? पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये स्थान घेरते हैं। और कौन कौन से इनके गुण हैं? आप अपने कॉपी में इसको नोट भी कर चुके हैं। वैसे अगर आप फिर से इसको पुनः जानना चाहते हैं तो आप देख लीजिए पदार्थ के कणों की विशेषताएं। इसको पॉइंट वाइज अगर आप लिखना चाहें तो एक दो पॉइंट का लिए आप लिख सकते हैं। कैसे है? ये आपका चौथा है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और ये आप जो है इन पदार्थ के कणों की विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं। ऐसे ही फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसमें 4 ही प्रश्न थे। फिर इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में आगे चलते हैं तो ऐसे ही अन्य जगह भी आपको इस तरह का कुछ प्रश्न मिलेंगे। आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। ये देखिए यहाँ फिर आपको ये प्रश्न मिला, ठीक है। इस प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। देखिए प्रश्न आपका ये है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या है आपका? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर आपका है द्रव्यमान बटा आयतन। ये पहला सवाल है। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। आपका ये दिया गया है, वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। तो सबसे हल्का जो होगा वो आपका क्या होगा? सबसे कम घनत्व का। तो सबसे हल्का इसमें क्या होगा? वायु। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? वायु। आप लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है तो सबसे पहले आप सबसे हल्के वाले को लिखिए। सबसे हल्का वाला आपका है वायु। वायु के बाद उससे कुछ वजनी तो चिमनी का धुआं। वायु हुआ और फिर चिमनी का धुआं हुआ। ये आपको घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, वायु, चिमनी का धुआं। फिर इसके बाद आपका क्या हुआ?
और बढ़ता हुआ फिर आपका हुआ जल, नहीं अभी आपका फिर हुआ, हाँ जल हुआ, जल का घनत्व कम होगा। फिर जल के बाद आपका क्या होगा, रुई, और रुई के बाद आपका क्या होगा, चाक। चलिए रुई के बाद आपका चाक हो गया, और चाक के बाद क्या हो गया आपका लोहा हो गया। शहद आपका छूट गया, तो जल के बाद आप शहद कर सकते हैं। जल के बाद आपका शहद होगा, शहद के बाद आपका रुई होगा, रुई के बाद चाक होगा, और चाक के बाद आपका लोहा होगा। ठीक है, फिर हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का ए पार्ट है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। सारणीबद्ध करने का मतलब ये है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। आपके जैसे ठोस, द्रव और गैस हैं, तो ठोस, द्रव, गैस ये आपके पदार्थ की अवस्थाएं हुई। ठोस में कौन कौन से गुण हैं, और द्रव में कौन कौन से गुण हैं, गैस में कौन कौन से गुण हैं, आपको सारणीबद्ध करके इसको बताया गया है। तो वही यहाँ आपको नोट करना है, वही आपको लिखना है। फिर आगे हम देखते हैं इसका बी वाला पार्ट। बी पार्ट क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या क्या है आपका, दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो ये आपको लिखना है। तो ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। दृढ़ता क्या होता है, पदार्थ ये बहुत कठोर होता है, पदार्थ कड़ा होता है, कठोर होता है, पदार्थ का यही गुण जो है ये दृढ़ता कहलाता है। संपीड्यता क्या होती है, पदार्थ को दबाने पर हम उनके अणुओं को दबा नहीं पाते हैं, ये गुण जो है ये असंपीड्यता होती है, और अगर हम उसको दबा ले जाते हैं तो वो संपीड्यता होती है। तरलता क्या होती है, जो पदार्थ बहते हैं, पदार्थ के बहने के गुण को हम तरलता कहते हैं। बर्तन में गैस का भरना, बर्तन में खाली स्थान होता है और गैस के अणुओं का ये गुण होता है कि ये बर्तन में जहाँ भी खाली स्थान होता है वहाँ भर जाते हैं, तो बर्तन में गैस का ये भरना होता है। आकार क्या होता है, कोई किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसका एक रूप होता है, वही रूप उसका आकार कहलाता है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा पाई जाती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में वस्तु का द्रव्यमान, ये क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन में वस्तु का द्रव्यमान ये घनत्व कहलाता है। चलिए कारण बताएं, कारण बताएं हम लोग देखते हैं। ये कारण बताएं क्या है, तीसरा वाला है, ए है तीसरे वाले का। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रख देते हैं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रख देते हैं। तो उच्च गतिज ऊर्जा तथा नगण्य आकर्षण बल के कारण गैस के कण तीव्रता से सभी दिशाओं में गति करते हैं। इसलिए गैस को जिस बर्तन में रखते हैं उसे पूरी तरह भर लेते हैं। बी वाला देखते हैं, गैस बर्तन की दीवारों पर दाब डालती है। बी का जवाब देखिए, गैस के कण सभी संभव दिशाओं में सीधी रेखीय गति करते हैं। इस असामान्य गति के कारण गैस के कण एक दूसरे से तथा बर्तन की दीवार से टकराते हैं। इनके टकराने से बर्तन के दीवारों पर दाब उत्पन्न होता है। सी देखते हैं,
लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है? तो लकड़ी की मेज का आकार और आयतन दोनों निश्चित है, इसलिए यह ठोस है। आगे देखते हैं, डी वाला है हमारा। डी, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। तो वायु में हम हाथ चला सकते हैं, लेकिन लकड़ी में हम हाथ नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वायु के कणों के बीच आकर्षण बहुत कम होता है, जबकि लकड़ी के कणों के बीच आकर्षण बहुत अधिक होता है। अतः जब हम लकड़ी के टुकड़े को तोड़ते हैं तो हाथ में चोट लगती है। इसे केवल कराटे दक्ष ही तोड़ सकते हैं, या इसके लिए हमें किसी औजार की आवश्यकता पड़ सकती है। चौथा है हमारा, सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों? इसका जवाब हम अपने अन्य उसमें दे भी चुके हैं, यहाँ भी हम फिर से देख लेते हैं। जालक में, जालक मतलब लैटिस या जो बर्फ़ के टुकड़े हैं, जालक में जल के अणु नहीं होते, उसमें क्या होते हैं? बर्फ़ के अणु होते हैं। इसलिए बर्फ़ का घनत्व जल या द्रव से कम होता है, क्योंकि जल के अणुओं की अपेक्षा बर्फ़ के कण ये दूर दूर होते हैं, इसलिए बर्फ़ का घनत्व कम हो जाता है। अतः बर्फ़ ये जल में तैरता है। तो इस तरह से ये आप नोट करिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इस अभ्यास में और भी कोई प्रश्न है। अभ्यास में नहीं, इस पाठ्य पुस्तक में पाठ में जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उस टॉपिक के साथ ही आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं, और उन्हीं प्रश्नों को, ये देखिए आपको फिर यहाँ एक प्रश्न मिला, इन्हीं प्रश्नों को आपको समझना रहता है और इसे हल करना रहता है। तो आइए इन प्रश्न को हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ से संभवतः आपको पूरा दिखाई देगा। ये देखिए आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या है? निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। तो सेल्सियस में बदलने के लिए हमको क्या करना होता है? 273 घटा देना होता है। केल्विन, ये 300 केल्विन दिया गया है। इस 300 केल्विन में से जब हम 273 घटा देंगे, कितना? 273, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जो आपका केल्विन है ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो 10 में से आपका 3 निकल गया 7, और 9 में से 7 निकाल दीजिए 2। तो 300 जो आपका है 300 केल्विन, ये कितने के बराबर हो गया? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हुआ। और इसी तरह से आप 573 को भी कर सकते हैं। 573 ये आपका केल्विन में है, और 273 ये आप घटा दीजिए। 273 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका? 300। इसका मतलब कि ये बी वाला पार्ट है आपका, ये है आपका 573 केल्विन। ये कितने के बराबर हो गया? 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प होगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल भी होगा और वाष्प भी होगा। तीसरा देखते हैं, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो ऊष्मीय ऊर्जा
की आपूर्ति ठोस या द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल में प्रयोग होती है। तो जो ऊष्मा ये आकर्षण बल में प्रयोग हो रही है, मतलब अवस्था परिवर्तन के दौरान ये ले लिया जा रहा है, इसी के कारण तापमान स्थिर रहता है। चौथा है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें उपस्थित होती हैं। गैसों को कम तापमान तक तथा अधिक दाब पर आसानी से लिक्विफाइड द्रवित किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को द्रवित करने से पहले यह ठोस में बदल जाता है और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। फिर इस तरह से आगे हम लोग और बढ़ते हैं। देखा जाए ये वाष्पीकरण वगैरह ये सब आप पढ़े हैं और इसमें देखते हैं और भी ये कुछ प्रश्न आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन प्रश्नों को भी आइए देख लिया जाए। ये प्रश्न आपके क्या हैं? प्रश्न आपका इसमें पहला है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है? तो गर्म शुष्क दिन में जो वाष्पीकरण होता है वो वाष्पीकरण की गति तेज होती है और वाष्पीकरण के कारण ही ये हमें अधिक ठंड का आभास होता है। तो वाष्पीकरण की दर अधिक होने के कारण शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है। लगभग ये सभी का यही जवाब है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो गर्मियों में घड़े के महीन महीन छिद्र से जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होता है और जलवाष्प में परिवर्तन की दर ये तेज होती है। वाष्पीकरण के कारण ठंड का आभास होता है, इसलिए जल ठंडा रहता है। यही जवाब इसके लिए भी है। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो एसीटोन, पेट्रोल या इत्र ये क्या होता है? ये वाष्पीकृत होता है और ये हमारे आसपास हथेली से ये ऊष्मा ले लेती है, इसलिए हमें ठंड का आभास होता है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। तो कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की गति बढ़ जाती है और जल्दी से दूध या चाय ये ठंडा हो जाता है। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती और सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती और सफ़ेद कपड़े जल वाष्प जो पसीने के रूप में हम पसीना जो होता है हमको उसको ये अवशोषित कर लेता है और वाष्पीकरण होने के कारण ये वाष्पीकरण जो पसीने का हमारा होता है और हमको ये ठंड का आभास कराता है। अब ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से हमारे एनसीईआरटी की जो अभ्यास के प्रश्न शुरू होते हैं। तो अब ये देखते हैं हमारे ये अभ्यास के प्रश्न हैं। अभ्यास के प्रश्न में ये है आपका पहला प्रश्न, इसे आप लोग अपनी कॉपी में सब नोट भी करेंगे। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। किस में बदलना है? सेल्सियस में बदलना है। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो सेल्सियस इकाई में आपको कैसे परिवर्तित करना है? ये है आपका 300 केल्विन। तो 300 केल्विन का मतलब हुआ, इसको आप सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 इसमें घटा दीजिए। अभी हम लोगों ने किया भी था शायद, है ना? कितना हो गया? 10 में से 3 निकालिए, ये 7 और ये 2, तो ये कितना हो गया आपका? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 को आप बदलेंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और बी वाला है आपका, ये बी है 573 केल्विन। तो आप 573 में 273
73 आप घटा दीजिए, कितना हो गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको आप परिवर्तित करेंगे, ये हो जाएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड का ए है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए इसमें 273 जोड़ना पड़ता है। तो 25 में आप 273 जोड़ दीजिए, 5 3 8 हो गया, 7 2 9 हो गया और 2 हो गया, 298 केल्विन हो गया। ऐसे ही है आपका ये बी वाला पार्ट 373 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड है 273, इसमें आप जोड़ दीजिए, ये किस में बदल जाएगा, ये आपका केल्विन में बदल जाएगा। 3 3 6 7 7 14 4 हो गया, 3 2 5 1 6 646 ये केल्विन, 646 केल्विन हो गया। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। इसके अवलोकन के लिए कारण आपको लिखना है। नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। मतलब नेप्थलीन का अगर टुकड़ा रख देते हैं तो ये कुछ दिन के बाद ये गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेप्थलीन की जो गोलियां होती हैं ये ऊर्ध्वपातित होती हैं और ये सीधे वाष्प में बदल जाती हैं। बी पार्ट है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इत्र जो द्रव अवस्था में है इसको हम गैस अवस्था में बहुत आसानी के साथ बदल लेते हैं। सामान्य टेम्परेचर पर यह गैस में बहुत जल्दी से परिवर्तित हो जाता है और गैस के अणु अधिक गतिशील होने के कारण दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से इसकी गंध हमें दूर तक मिलती है। चौथा देखते हैं, ये चौथा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। तो बढ़ते हुए आकर्षण मतलब सबसे कम आकर्षण किस में होगा, गैस में होगा। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन के बाद फिर किसको लिखेंगे, जल को लिखेंगे और जल के बाद फिर किसको लिखेंगे, चीनी को लिखेंगे। तो ये आपका बढ़ता हुआ आकर्षण बल हुआ। पांचवा है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप देखते हैं कि ये द्रव अवस्था में होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव हो गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल भी होता है और बर्फ भी होता है, दोनों होता है। तो ये आपका ठोस हो गया और ये आपका द्रव हो गया। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ठोस और द्रव दोनों रूप में होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह जल और वाष्प दोनों में होगा। इसका मतलब कि द्रव अवस्था में भी हो गया और वाष्प मतलब ये गैस अवस्था में भी हो गया। तो द्रव अवस्था और गैस अवस्था ये दोनों में होता है। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्टि हेतु कारण दें। पुष्टि हेतु क्या कारण देना है, ए है इसमें, जल कमरे के ताप पर द्रव है। तो द्रव के अंतराणुक बल इतने प्रबल होते हैं कि वे द्रव के अणुओं को आपस में बांधे रख सकें, परंतु इतने नहीं होते कि उनकी स्थानांतरीय गति को ये रोक सकें। मतलब स्थानांतरीय गति उसमें होता है लेकिन इतने नहीं होते हैं कि वो अपने सतह को छोड़कर बाहर चले जाएं। इसलिए जल ये कमरे के ताप पर द्रव में होता है। और लोहे की अलमारी ये कमरे के ताप पर ठोस होती है। तो लोहे की अलमारी के प्रति आकर्षण बल तथा अंतराणुक दूरी ये बहुत कम होने के कारण यह ठोस है। सातवां है,
273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो क्योंकि गलन के समय बर्फ़ पदार्थ से ऊष्मा लेता है तथा पदार्थ को ठंडक ज़्यादा लगती है। बर्फ़ 3.34 गुणे 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मा लेता है और बर्फ़ की गलन की ये गुप्त ऊष्मा है। 8वां, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? तो उबलते हुए जल से कम और भाप से हमें ज़्यादा जलन महसूस होती है। उसका कारण क्या है? जब भाप जल में संघनित होती है तो 22.5 गुणे 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मा निकलती है, जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर है। अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप से उबलते जल की अपेक्षा ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, इसलिए भाप से जलन ज़्यादा होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगले पेज पर है, ये 9वां है हमारा। इस 9वां प्रश्न को थोड़ा सा ये देखिए दिया है, इसको समझते हैं। दिया गया है इसमें निम्नलिखित चित्र के लिए A, B, C, D, E तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। पहले इसको आप समझ लीजिए, फिर आप नामांकित करिए। जैसे A है, A के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि A क्या हो सकता है। आप देखिए कि ठोस है और ठोस से ये द्रव में बदल रहा है। तो ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की घटना को क्या कहते हैं? गलन। तो ए आपका क्या है? गलन। ए को हम क्या लिखेंगे? गलन, गलन। अब बी वाला देखते हैं, बी कहाँ है? द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल रहा है। तो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण भी आप कह सकते हैं और क्वथन भी कह सकते हैं। तो हर संभव ताप पर अगर हो रहा है तो वाष्पीकरण ही हम लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया? वाष्पीकरण। क्या हो गया? वाष्पीकरण। सी देखते हैं, गैस से ये द्रव में बदल रहा है। तो गैस से द्रव में बदलना ये क्या कहलाता है? कंडेंसेशन, या इसको हम कहते हैं संघनन। संघनन। तो ये आपका हो गया संघनन। फिर देखते हैं, आपका हो गया सी। फिर डी देखते हैं। डी क्या हो गया? द्रव अवस्था से फिर ये ठोस अवस्था में बदल रहा है। तो द्रव का ठोस में बदलना या जमना ये हिमायन कहलाता है। ठीक है, हिमायन, हिमायन। और अब आपका ई बचा। ई क्या है? यहाँ से ई देखते हैं, यह गैस से नहीं, ठोस से सीधे गैस बन रहा है। तो ठोस से सीधे गैस बनना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे गैस बनना ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। और आपका यफ क्या है? यह गैस से ठोस बन रहा है। तो गैस से ठोस बन रहा है तो इसको भी हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन ही। ऊर्ध्वपातन, ये आपका ऊर्ध्वपातन हुआ। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ए बी सी डी ई और एफ तक है। अब शायद आपका ये समूह क्रियाकलाप हो गया और ये आपका प्रश्न समाप्त हो गया। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर लीजिए और अपनी नोट कॉपी में लिख लीजिए।